मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। आज तो अफरा भी और हनान दोनों प्रेजेंट हैं। हनान किधर हो तुम? हनान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अगर आपने मिस किए ना तो आपको पता है ना कि बहुत मुश्किल हो जाती है फर्दर अंडरस्टैंड करना, तो इसलिए प्लीज़ साथ साथ रहना है। और याद है कि हमने कहाँ से छोड़ा था? गुड मॉर्निंग बॉयज एंड हनान एंड अफरा से आप जी, याद है आपको हमने कहाँ से छोड़ा था? हेलो हेलो Hanan, क्या no ma'am, yes ma'am? I didn't understand you. Your no and yes. What does it mean no and yes? Hanan, क्या बता रहे हो? Yes, no ma'am, yes ma'am. क्या? कायनात नवाज, हमने रोल ऑफ नर्स कहाँ है? हमने पूरी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ ली है। कायनात नवाज, हम ये तो हमारा यूनिट है ना, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, हमने सोशल कल्चरल के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ क्या पढ़नी है? रोल ऑफ नर्स इन सोसाइटी। कहाँ है तुम्हारी इतनी एब्सेंस? अब वहां बैठ के भी देखो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम घर बैठ के भी लेक्चर नहीं लेते। ठीक है, तो हम क्या बात करें? क्योंकि बात ये नहीं है कि आप समझ रहे हो कि रिकॉर्डेड, क्योंकि प्रेजेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रेजेंट नहीं लगेगी तो आपको पता है ना, फिर प्रॉब्लम होता है। डियर कायनात, हम रोल ऑफ नर्स इन सोसाइटी नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री पढ़ रहे थे। कोई याद नहीं है बच्चों? कितनी बुरी बात है ना। वैसे अफसोस की बात होती है कि जब आप लोगों का ये आलम होता है। ठीक है। रोल ऑफ नर्स इन सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं। हम पढ़ रहे थे एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना। हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ रहे थे। हमने ये पढ़ा था, ये हमने व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था, वेयर डिड एंथ्रोपोलॉजी ओरिजिनेटेड, एंथ्रोपोलॉजी का टर्मिनोलॉजी को सीखा था, हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लर्न किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इम्पेरियलिज्म है एंड इंक्रीज कांटेक्ट विद अदर कल्चर्स। ठीक है, आज हमने इस पे ही बात करना है और कंटिन्यू हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव को भी इसको कंटिन्यूज में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको देखेंगे। हम नेक्स्ट में देखेंगे एवोल्यूशनरी थ्योरी। ये आपको पता है, ये डॉन जो क्या था उसका नाम, डार्विन की थ्योरी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, याद आया कि नहीं आया? जी, एज वी लर्न दैट व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। अब मैंने आपको बड़ी डिटेल के अंदर समझाया था कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है।
एंथ्रो का मतलब एंथ्रोपो का मतलब मीनिंग बीइंग और ह्यूमन काइंड एंड लॉजी आई मीन ट्रांसलेटेड एज नॉलेज और स्टडी ऑफ। सो इसका मतलब है कि एंथ्रोपोलॉजी सो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। सो हमने इसको एटमोलॉजिकल डेफिनेशन इसकी देखी थी और एसेंशियल डेफिनेशन भी देखी थी। ठीक है, एटमोलॉजिकल डेफिनेशन को हमने पूरे डिटेल के इसमें एटमोलॉजी डेफिनेशन के मुताबिक जो एंथ्रोपोस मीन मैन एंड लोगोस मीन ग्रीक है, जिसका मतलब है स्टडी मैन स्टडी। ठीक है, एसेंशियल डेफिनेशन ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस मैन्स एंड हिज वर्क बॉडी बिहेवियर एंड वैल्यू विद इन द स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस। एटमोलॉजिकल जो डेफिनेशन है वो हमने देखा था ये क्या ओरिजिन और हिस्टोरिकल जो उसका पर्सपेक्टिव से हम डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड एंड देयर मीनिंग्स, यहाँ से उसका जो वर्ड जो की डेवलपमेंट होती है और उसके मीनिंग जो ड्राइव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटमोलॉजिकल डेफिनेशन कहते हैं। समटाइम एटमोलॉजिकल रिलेटेड टू वे ऑफ वर्ड originated, you can look up a word root and the history of how it came to get its meaning in the etymological dictionary. The etymological origin or etymological, in fact, Greek, the root word etymologia means study of true sense of the word. ठीक है, सो इस सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बड़ा डिटेल के अंदर समझाया था, एटमोलॉजिकल का और एसेंशियल डेफिनेशंस का। ये क्या होता है? ब्रांच ऑफ नॉलेज है विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन, हिज बिहेवियर, बॉडी and body behavior and values within the specific time and space. जो definition of essential is completely necessary and part of basic nature of something. An example of essential is dedicated study skills to become the valedictorians जो है इस टाइम पे जो हमने बात की थी इसको बड़े अच्छे से लर्न किया था। एग्जाम्पल ऑफ essential innate intelligence। ठीक है, ये इसको हम essential definitions कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को जो है हमने फिर बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा है कि ये क्या ब्रॉड स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड है। ये जो ओरिजिनेशन से हमने देखा था ना कि कहाँ से ये ओरिजिनेटेड होती है, ये क्या है? ओरिजिनेटेड इन क्लासिकल ग्रीस एंड पर्सिया। इन लोगों ने क्या था? स्टडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेबल कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो उन्होंने इसको जो स्टडी किया था कि ऑब्जर्वेबल कल्चरल डाइवर्सिटी को जो है अगर जो किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और फिर हम जब देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुई है, सेवरल न्यू जो पर्सपेक्टिव्स हम देख सकते हैं कब होती है? ज़्यादातर जो होती है वो 20th सेंचुरी में। इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर बहुत सारी फील्ड जो है ट्रेडिशन होता है, कॉग्निटिव साइंसेज आ जाती है, ग्लोबल स्टडी है एंड वेरियस एथनिक स्टडीज है दैट हेल्प टू यू नो टू स्टडी द एंथ्रोपोलॉजी मीन द ह्यूमन स्टडी को हमने डिफरेंट एंगल से देखा, कॉग्निटिव साइंसेज के पर्सपेक्टिव से, ग्लोबल स्टडी के एंड एथनिक स्टडीज वर एडेड। इसके जो हमने टर्मिनोलॉजी की थी, ग्लोबलाइजेशन है, लोकलाइजेशन है, क्लास है, एथनिसिटी है। जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि जेंडर बिहेवियर और एट्रीब्यूट जैसे फीमेल और मेल के क्या है, किस फैक्टर से मेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हाउ दे बिहेव and how they express their thought and feeling, indigenous people जो थे, यानी कि मुकामी लोगों का जो है वो किस तरह से थे, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन विद देयर होम टेरिटरीज एंड प्रीडेट कॉलोनियल और स्टडी सोसाइटी। ठीक है, सो वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन क्या था, वो उनकी जो बेसिक टेरिटरी थी, जो उनकी जो रेजिडेंशियल थी, वो कहाँ से प्री डेट कॉलोनियल यानी कि उनकी इब्तदा जो होती है जो है वो कैसे होती है, ये हमने इसके बारे में जो इसकी टर्मिनोलॉजी ऐड है। फिर हमने बड़ी डिटेल के अंदर जो देखा था हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें जो है हिस्टोरिकल रूट ऑफ कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इन राइटिंग इन हेरोडोटस 5th सेंचुरी। हेरोडोटस ने जो है जो ही इज कंसीडर एज द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसने फर्स्ट टाइम जो है एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी किया था कि मैन नीड स्टडी
टू अंडरस्टैंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। मार्को पोलो के बारे में हमने देखा। IBN खल्दन जो है ये एक अरब स्कॉलर थे, ठीक है, ये एक्सप्लोरर था, ये इसने भी बहुत ज़्यादा जो है इस पे एंथ्रोपोलॉजी पे काम किया। मोर रिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस कम फ्रॉम द राइटर ऑफ फ्रेंच Enlightenment and such Enlightenment century French philosopher Charles Montesquieu 1689 to 1755, ठीक है। ये इनलाइटमेंट एरा उसमें कहते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो है जो मॉडर्नाइजेशन तरीके से जिनको देखा गया है वो कौन था, फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था चार्ल्स मोंटेस्क्यू। ये हेरोडोटस की पिक्चर है जिसमें मैंने बताया था कि वो पीछे जो बताया उसको मैंने डिटेल में डाल दिया है। अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रूट ऑफ द कल्चर एंथ्रोपोलॉजी आर इन राइटिंग ऑफ द हेरोडोटस 5th century बिफोर क्राइस्ट एंड हेरोडोटस जो है 5th century BC ग्रीक हिस्टोरियन है, नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ही वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन to collect the material systematically, test their accuracy to a certain extent and arrange them in the well constructed and vivid narrative, ठीक है। जो उसने स्टोरी की फॉर्म में जो है एक्सीलेंट स्टोरी की फॉर्म में जो है इसको फॉर्म किया, इसको फादर ऑफ जो क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जिसने मटेरियल को सिस्टमेटिक कलेक्ट करके उसको एक्यूरेसी देखी और उसके अंदर जो है सारी चीज़ों को एक नरेटिव फॉर्म में जो है आपको मिलता है। मार्को पोलो was a merchant in Venus before he became the famous explorer we know today. At the 17, he left the Venus with his father and uncle, and they traveled the Silk Road to China, where he met a great ruler Kublai, and Kublai Khan and Macro traveled much of China and East, and his stories were written into the popular book. ठीक है, ये एक्सप्लोरर था, इसने जो चाइना के अंदर देखें कि अपने अंकल के साथ जो है फादर और अंकल के साथ क्या ट्रैवल किया था सिल्क रोड टू चाइना, ठीक है। यहाँ से वो जो रूलर था बहुत बड़ा कुबलाई जो मुकाम था उसको मिला, ठीक है। इसने अपने बहुत सारी जिसको इसने अपनी स्टोरीज जो अपनी पॉपुलर बुक के अंदर लिखा है। IBN Khaldan जो है was an Arab scholar of Islam, social scientist था, historian who has been described as the father of modern discipline of historiography, sociology, economically and demography। तो इन्होंने भी बड़ा काम किया है। ये चार्ल्स मोंटेस्क्यू थे। व्हाट इज द मोंटेस्क्यू बेस्ट नोन एज फॉर द फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। मोंटेस्क्यू वाज द बेस्ट नोन फॉर द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसने जो सबसे ज़्यादा जो लिखा है वो स्पिरिट ऑफ लॉ पे लिखा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द jurisprudence। The Enlightenment was a long period of the intellectuality, curiosity, scientific investigation, and political debate in France. Enlightenment merged in the early 17th century as was driven by a writer and intellectualist called philosopher। ठीक है, एनलाइटमेंट का टाइम जिसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न चीज़ों की जो है वो सोसाइटी को एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ से देखा गया, उसके हर फैक्टर को स्टडी किया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो अरा स्टार्ट होता है 1700 सेंचुरी से, और इसके जो राइटर थे ना इंटेलेक्चुअलिस्ट, इसको उनको फिलोसोफर कहा जाता है। His book Spirit of Law, published in 1748, discussed the temperaments, appearance, and government of the non-European people around the world. It explained difference in term, varying climate in which people lived. Spirit of जो law था, spirit of the law, aim of or purpose of the law when it was written, they seems to be more concerned with the obeying the letter of the law than the understanding the spirit of law। ठीक है, इसका जो मेन मकसद था वो किस चीज़ से कंसर्न है, ओबेइंग द लॉ, ताकि लोग जो है ऑरल से ज़्यादा जो रिटर्न जो चीज़ें की जाती हैं इस जो स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब, ताकि लोग जो है स्टैंडर्ड को या लॉ को ओबे करें। जो स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करती, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी कि राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू बी प्रोटेक्टेड,
He argued that the best way to do this way was through a written constitution that guaranteed these rights. He also said that a government based on separation power was needed to ensure the right of the people. इसका मतलब है कि उन्होंने कहा था कि रिटर्न जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि लोग और इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटी दीज राइट। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वो इसकी गारंटी देता है इन राइट्स की। रिटर्न चीज़ें जब मौजूद होती हैं तो इट इज़ अ मोर लीगली प्रूव दैट पीपल इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है, और इंडिविजुअल के राइट जो है वो भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, sometime interest in man and his culture found in nearly all human society, past and present, regardless of their level of cultural development. Anthropology traced to roots the ancient Greek historical and philosophical writing about human natures and the organization of human society. Herodotus, a Greek historian 400 before Christ, wrote a book named History, mention about different cultures. ये तीनों जो हमने हेरोडोटस के बारे में पढ़ा, अरब जो स्कॉलर थे, इब्न खल्दन जो है, आईबीएन जो है, खल्दन जो है, और उनके बारे में हमने देखा कि इन्होंने किस तरीके से जो है कल्चर की जो है जो कि मेडिटेरियन सी के अराउंड बैठे थे, ठीक है, दे रोट द कल्चर एंड प्रैक्टिसेस अबाउट देयर। So anthropological question as physical anthropology study where ancient human body different from ours, क्या फर्क है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, आप पढ़ लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ imperialism and increased contact with other cultures. Imperialism को हम क्या कहते हैं? Sometimes called empire building. Empire building is the practice of the nation forcefully imposing its rule or authority over other nations. Imperialism को कहते हैं कि ये empire, इनको empire भी कहते हैं, sometimes called empire, ये कहते हैं ना, ये empire रोमन empire है, यानी कि वो टाइम लाइन्स है जिसमें जिस हुकूमत ने आपने देखा सबसे पहले जैसे बेबीलोनियन एम्पायर थे, फिर क्या हुआ जो है उनके बाद यूनान आ गया, रशिया है, सॉरी यूनान है, ग्रीस है, और क्या है इसके बाद जो है रोमन एम्पायर हो जाते हैं, फिर अमेरिकन एम्पायर, उन्होंने रोमन्स को कन्क्वेट करके जो है वो अपनी एम्पायर खड़ी करते हैं। तो ये रूलर्स होते हैं, एम्पायर्स हम किसको कहते हैं? रूलर्स होते हैं जो उस टाइम पे ये रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। इज द प्रैक्टिस ऑफ नेशन फोर्सफुली इम्पोजिंग इट्स रूल एंड अथॉरिटी ओवर द नेशन, जो कि दूसरे मुल्कों पर फोर्सली जो है अपने रूल एंड रेगुलेशन को, अपनी अथॉरिटी को इम्पोज करते हैं। दे टिपिकली इन्वॉल्व द अनप्रोवोक्ड using a military force. Imperialism has a history has historical been viewed as a morally unacceptable, ठीक है। सो हमने इम्पेरियलिज्म के बारे में देखा कि इम्पेरियलिज्म जो है इसको हम क्या कहते हैं? ये एम्पायर है जिसमें क्या एम्पायर बिल्डिंग है, इसमें क्या होता है जो दूसरे मुल्कों के ऊपर फोर्सली अपनी अथॉरिटी, अपने रूल को फोर्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री की फोर्स है, हैज द imperialism has historically been viewed as a morally unacceptable, जो कि morally unacceptable है। यस, अब हम बात करेंगे कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड इंक्रीज कांटेक्ट विद अदर कल्चर। यूरोपियन केम इनटू इंक्रीजिंग कांटेक्ट विद अदर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, प्रॉम्प्टिंग न्यू इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ द कल्चर्स। जैसे हम देखते हैं कि यूरोपियन का जो है वो कांटेक्ट दूसरे कंट्रीज के साथ जो अराउंड द वर्ल्ड ज़्यादा हो गया है, उनके पास जो है वो ज़्यादा चांस मिला है कि वो अपने जो है वो कल्चर को ज़्यादा गहरे से स्टडी कर सकें। दे इंक्रीज डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल कमर्स एंड कैपिटलिज्म, ठीक है।
Captive profit economic industrialization in the late 18th century Europe led to vast cultural changes and social upheaval throughout the world. ठीक है, सो आपने देखा कि जैसे जैसे जो डोमिनेंस जो थे, जो पावर और रूलर थे, जो ठीक है, जिन्होंने जो ग्लोबल क्रम, एक मिनट प्लीज, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर जिनकी जो थी, यानी कि इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल जो है कॉमर्स, ग्लोबल कॉमर्स, कैपिटलिस्ट profit drawing economy and industrialization in the late 18th century Europe led to vast cultural changes and social जो है हम देखते हैं कि जो अपहेवल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे ही दुनिया में जो इनकलाब आता है, वो किस तरीके से जो बड़े पैमाने पे इनकलाब आया, वो इसलिए वो है कि उनके जब एक दूसरे के साथ लेन देन के जो तजारती रिलेशनशिप बढ़े हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक के जरिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए, जो कि लेट 18th सेंचुरी के अंदर जो हम देखते हैं कि जो ये जितनी भी वास्ट कल्चरल चेंजेस एंड सोशल अपील थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो ये चीज़ें हैं, जो है उनका जो है आपको जो इनकलाब नजर आता है. यूरोपियन सडन हैड अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन पीपल इनकाउंटर्ड इन कॉलोनियल फ्रंटियर्स. ठीक है, सो हम देखते हैं कि जो यूरोपियन का जो ज़्यादा जो तेज़ी से जो हम देखते हैं कि जो सैलाब आया है ज़्यादा इंफॉर्मेशन का, वो किस तरीके से सडन हैड अ फ्लड ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन पीपल इनकाउंटर्ड इन द कॉलोनियल फ्रंटियर. कॉलोनियल यानी कि वो लोग जो इंडिजिनस पीपल थे, यानी कि जो मकामी और नेटिव लोग थे, उन्होंने क्या किया है कि उनके जब जो दूसरी कंट्रीज के साथ जो बॉर्डर जो दूसरे जो फ्रंटियर का मतलब होता है लाइन और बॉर्डर ऑफ सेपरेटिंग टू कंट्रीज. ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं जो हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे इन लोगों का बॉर्डर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन, बॉर्डर के जरिए उन्होंने लेन देन और तजारती काम शुरू है, तो जल्द से इनका जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, जो थ्रू इंटरेक्शन दे आर एक्सचेंजिंग देयर वो दे उन्होंने आपकी उनका जो कल्चरल चीज़ें थी, जब वो इंटरेक्शंस में आए थे, उनका लैंग्वेज, उनकी जो वे ऑफ स्टाइल्स है, उनकी जो जो एक दूसरे का जो सेलिंग जो कहते हैं कि कॉमर्स, ग्लोबल कॉमर्स था, वो आप देख सकते हैं कि दे आर एक्सचेंजिंग विद ईच अदर. वो कम्युनिकेशंस भी है, वो उनकी हर चीज़ है, यानी कि एक दूसरे से साथ थ्रू बॉर्डर के जो बॉर्डर लाइन के जरिए जो मकामी लोगों के जरिए उन्होंने जो है नए इंफॉर्मेशन एक दूसरे के इंटरेक्शन से जो उनके हुई है, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज आया है.
In early 19th century, systematic approaches toward the study of anthropology had started. हमने देखा है कि 19th century के अंदर systematic approach के जरिए जो है anthropology का start हो गया है, यानी कि proper systematic के जरिए. फिर 1936 में दानिश archaeologist Christian Thompson proposed that the three long ages of terminology had a preceded the present in era in Europe. He called these three Stone Age, Bronze Age and Iron Age. अब हम इन तीनों जो एज के बारे में लर्न करेंगे कि ये तीन एजेस के दरमियान जो है जो चेंजेस होती है वो क्या क्या हुई है. समझ आ गई इसकी? महरीन एंड ऑल जी मैम, ठीक है. तो हम देखेंगे सबसे पहले जो है प्री हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं कि प्री हिस्ट्री के अंदर देखो तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री है द स्टडी ऑफ पास्ट बाय रिटन आर्टिक्राफ्ट. ठीक है, टाइम बिफोर राइटिंग. सो वी हैव टू रिलाई ऑन आर्कियोलॉजी टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन. आर्कियोलॉजिस्ट वो थे जो ये एक साइंटिस्ट है, वो स्टडी पीपल एंड कल्चर, जो क्या करते थे, स्टडी करते थे पीपल एंड कल्चर्स की. इनको हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री अगर देखा तो ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट जो ऑब्जर्वेशन के जरिए, ठीक है, क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन के जरिए कल्चर को प्रेजेंट करते थे. और जब वो इसको अंडरस्टैंड करते थे उसके अंदर उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, लोग कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, तो वी कॉल देम आर्कियोलॉजिस्ट. दैट वाज इन द प्री हिस्ट्री. सो हम देखते हैं कि 60 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है. याद है, आप कभी कभी भी रिसर्च करो तो 60 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज द एज ऑफ जायंट रेप्टाइल केम इनटू एंड व्हेन अ कॉमेट हिट. आपने देखते हैं कि जब बहुत बड़ा सितारा जमीन से टकराया था तो कहते हैं कि जो है जो जायंट और रेप्टाइल केम इनटू एंड. पहले कहते हैं कि जो पृथ्वी थी यानी कि जो ज़मीन थी उस पर बहुत ज़्यादा गहराव था, ठीक है, और जो उस वक्त कहते हैं कि ये जो जितने रेप्टाइल्स और जायंट थे उस वक्त थे. लेकिन जो स्पिरिचुअल बुक स्पेशली बाइबल के मुताबिक बात करें तो कहते हैं कि जब ये शैतान को ज़मीन से गिराया जाता है, ज़मीन पर गिराया जाता तो ये सारी जो है रेप्टाइल और ये जायंट का था ना खात्मा हो जाता है, ठीक है, जैसे शैतान ज़मीन पर गिरता है. इसमें हम देखते हैं कि जो है स्टोन एज का उसके बाद शुरू हो जाता है. ये सारी एजेस, ये टाइम आ रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. प्री हिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे पहले क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे. लेकिन इससे भी पहले ये आर्कियोलॉजिस्ट से भी पहले 16 मिलियन, ये स्लाइड पहले होनी चाहिए थी, ठीक है. 16 मिलियन बात करो तो सबसे पहले जमीन पर क्या थे, जायंट और रेप्टाइल थे. जब बहुत बड़ा डायनासोर, यस साइमन शाह, डायनासोर जो थे जी, डायनासोर थे, ये सारे जो थे वो एंड हो गए थे. स्टोन एज की बात करें तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है. इसमें भी 3 तरह की जो एजेस आपको नजर आएंगी, ठीक है. इसके 3 जो स्टेजेस हैं उसकी हम बात करेंगे. प्री हिस्टोरिक पीरियड व्हेन वेपन एंड टूल वर मेड ऑफ स्टोन और ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज बोन, वुड एंड हॉर्न, ठीक है. ये 3 चीज़ों से बनाए जाते थे, ठीक है. लेकिन अगर हम इसको कैटेगोरिकली समझेंगे तो इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड. डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन कहते हैं एज है, एंड मेसोलिथिक जो है वो मिडिल स्टोन एज है, एंड नियोलिथिक जो है और न्यू स्टोन एज इसको हम कहते हैं. दिस आर मार्क्ड by the use of tool by our early human ancestor who evolved around 300,000 जो है BC, बिफोर क्राइस्ट. BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है. इनको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, एंड दैट एरा वाज बिफोर द क्राइस्ट. सो हम इसमें ये इसको स्टोन एज को अगर हम देखा जाए तो पैलियोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक है एंड नियोलिथिक पीरियड है. हमने देखे, ये देखे किस तरीके से इंसान स्टोन को बनाता था, उसको क्रश करता था. इसका पूरा प्रोसेस स्टार्टेड विद द लास्ट पीस ऑफ रॉक. बड़े चट्टान की को तोड़कर इसके पीस किए जाते थे, स्टार्ट होने लगा. फिर क्या ह्यूमन रॉली शेप द रॉक विद स्टोन हैमर के साथ जो है वो उसको शेप देता था.
using hammer made of wood, stone, anterior they sharpened the edge, जिसके जरिए वो edge को sharpen कर देते थे. Fourth है they trimmed the edge by bringing of tiny flakes with a pointed stick के साथ उसको क्या कर लेते थे, उसको शेप दे देते थे. Finished hand axe, जो आपने हैंड एक्स देखा है, तो फ्रंट व्यू है और इसका साइड व्यू है. ठीक है, ये इसको हैंड एक्स को किस तरीके से बनाते थे. पैलियोथिक जो है, पैलियोलिथिक जो पीरियड है, पैलियोलिथिक्स मीन ओल्ड स्टोन एज है. एट द बिगिनिंग ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड अर्ली ह्यूमन मेड चॉपिंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन्स. लकी ह्यूमन लिव्ड इन केव. ठीक है, वो क्या कहाँ में रहते थे, गारों में रहते थे. बाय 10,000 BC दे मेड फायर बाय फ्रिक्शन, और वो पत्थरों से जो है वो फ्रिक्शन के जरिए जो है आग जलाते थे. फायर कुक्ड फूड गेव वार्मथ एंड अलाउड ग्रेटर माइग्रेशंस. ठीक है, सो इसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव भी करते थे. From 25,000 BC until around 10,000 BC. ठीक है, during this period human being started to settle near the river and lakes, where they started to create the first pictorial manifestation in their surrounding. They will still nomadic, यानी कि वो खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते. They moved from one place to another place. ठीक है, तो इस तरह के देखा कि इंसान जो है वो दरियाओं के नज़दीक, क्योंकि पानी था और इस तरह की जो चीज़ें थी वो उन्होंने क्या किया. आपने देखा मेडिटेरियन सी के दरमियान के दौरान के इर्द गिर्द जो लोग कहते हैं उसको मेडिटेरियन जो है पीरियड भी कहते हैं. उसमें अभी आपको डिफरेंट बहुत ज़्यादा डीप स्टडी है, हिस्ट्री बड़ी डीप है, आपको पता है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था इस टाइम एरा के अंदर जो है इंसान ने जो है कहाँ सेटल, रिवर और लेक्स के जो है नियर सेटल हो गए थे. फिर बाय 1000 BC 10,000 BC they made a fire by friction, then fire cooked food gave warmth and allowed greater migrations. इस तरीके से ये जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये किसी समंदर दरिया के किनारे जो है इनका नजर आ रहा है, वो किस तरीके से खुद को वार्म करते थे. और जो आग जलाते थे वो किससे जलाते थे, फ्रिक्शन के साथ, स्टोन की फ्रिक्शन के साथ. ठीक है, दे लिव्ड इन अ स्मॉल ग्रेगरियस फैमिली ग्रुप कॉल्ड क्लैंस कहते थे. दे हैड टू फाइंड अ हंट फूड एंड हंटर्स एंड गैदरिंग सोसाइटी. वंस जो वो फिर मिलकर एक दूसरे के साथ खाते पीते थे. वंस फूड बिकम डियर अर्थ दे मूव्ड इनटू द नेक्स्ट प्लेस. ठीक है, जब आप देख लेते कि उनको फूड मिल गई है या फिर वो कुछ इस तरीके से रिसोर्सेज उसके उनके होते थे, तो वो फिर आगे क्या करते, दोबारा इस मूव करते थे, जिसको हम क्या कहते हैं नेक्स्ट टू द नोमैडिक सोसाइटी. डिवीजन ऑफ लेबर कैसे, वुमन यूजुअली गैदर फूड एंड टुक केयर ऑफ द कैंप. गैदरिंग सप्लाइड द मेजोरिटी ऑफ द फूड. ठीक है, तो ये वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्या करती थी, फूड का अरेंज करती थी. The buried their dead with artifact and believed in the religious and magic. उनका जो इसी टाइम के दरमियान जो है इंसान जो है वो डेड बॉडीज होती थी उनको बरीड करने लगा. बट और इसी टाइम के अंदर उनका जो मैजिक और जो है रिलीजन पे जो बिलीव जो है बिल्कुल वो एग्जैक्टली जो स्टार्ट होता है. Religious belief is since beginning in the time of the Adam, but they properly practice in Ice Age end होती है 20,000 BC and 8,000 BC. ठीक है, the world become the warmer cause affect more tree grow and plethora of trees causes human invent tool using wood and effect. इसके अंदर देखें कि जैसे आइस एज का एंड होता है तो फिर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो ट्री वगैरह होने लगे, जिससे क्या है इंसान द वर्ल्ड बिकम द वार्मर. जो आइस एज में देखा कि बहुत ज़्यादा जो फ्रीजी चीज़ें थी, बिल्कुल इंसान जो है वो मूव नहीं कर सकता था. लेकिन इस जब टाइम का एंड होता है तो हमने देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्री वगैरह हो गए,
तो इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगा। हम दूसरे पीरियड को देखेंगे, मेसोलिथिक एज जो है, मिडिल स्टोन एज जिसको कहते हैं। इट वाज अ पीरियड ऑफ क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक ह्यूमन लर्न टू हंट इन अ ग्रुप एंड टू फिश एंड टू बिगन टू लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, कि वो किस तरीके से एनिमल और प्लांट की डोमेस्टिकेट कर सकता है, ठीक है। उसने इस टाइम पे ये सब चीज़ें सीखी हैं, हंट करना, जैसे हंट फिश का, और ये सारी चीज़ों को उसने देख के जो है इसका जो है प्रॉपर जो है वो उसका जो उसकी प्रैक्टिसेस आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल मैं क्लास ले रही हूँ। Mesolithic age, middle stone age, 10,000 जो है, and people moved out of cave and built huts, ठीक है। इस जो टाइम के दौरान हम देखते हैं कि 1000 जो 10,000 to 8,000 BC जो एज जो माइलस्टोन जब उसका एज जो नज़र आ रही है, इसमें देखिए पीपल ने गारों से हट के उन्होंने क्या हट बनाना शुरू कर दिया, हट में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि आइस एज में मेरे ख्याल में मोस्टली लोग गारों में ही रहते थे। ये प्री हिस्ट्री चीज़ें हैं, हिस्ट्री से भी पहले। They invented wooden bows and arrows for hunting and boards for fishing, ठीक है। इसी दौरान में उन्होंने बोर्ड का इस्तेमाल करना, ये देख रहे हैं प्रॉपर वो किस तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। यस राइट साइमा। ओके, मेसोलिथिक एज के अंदर पीपल मेड द पोट्री टू स्टोर फूड, ठीक है। उन्होंने अपनी फूड को स्टोर करने के लिए इस तरह की पोट्री बनाना शुरू कर दिया। आपने देखा ये इसलिए ज़रूरी है कि हम ह्यूमन का एंथ्रोपोलॉजी इज़ वेरी, ये टोटली हिस्ट्री को आप समझेंगे तो आप एंथ्रोपोलॉजी को समझ सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे भी बनाते हुए बड़ा मुश्किल हुई थी, लेकिन खैर मैंने इसको बड़ा अंडरस्टैंड करके कोशिश की है कि आपको अप टू डेट इसके जो एंथ्रोपोलॉजी के जो कल्चर पर्सपेक्टिव से आपको समझा सकूँ, ठीक है। पीपल मेड पोट्री टू स्टोर फूड, लोगों ने जो है ये इस तरह के बर्तन बना, मिट्टी के बर्तन बना के जो है इसको स्टोर। अब हम बात करें नियोलिथिक, ये जो मेसोलिथिक के बारे का एंड के बाद जो है नियोलिथिक एज आ जाती है। 800 टू जो है 1000 BC न्यू स्टोन एज, ये नई स्टोन एज। इसमें मोस्ट क्रूशियल इन्वेंशंस व फार्मिंग एंड लार्ज स्केल एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। इसमें देखा कि आप बहुत ज़्यादा लार्ज पैमाने पे ये सारी एनिमल डोमेस्टिकेशन और जो फार्मिंग डोमेस्टिकेशन आप देख रहे हैं कि बड़े क्रूशियल लेवल पे इसकी जो है क्रूशियल इन्वेंशन होती है। 500 टू 1000 5000 टू 1000 जो है BC, people no longer had to migrate as nomad, they agriculture revolution, people live in the village and city। इस टाइम के अंदर जो है इस एरा के अंदर लोगों ने विलेज और सिटीज के अंदर रहना शुरू कर दिया था। वो ज़्यादा अब नोमैडिक नहीं रहे थे, बल्कि वो माइग्रेट नहीं करते थे, बल्कि वो क्या करते थे, वो उन्होंने विलेज और सिटीज के अंदर रहना शुरू कर दिया था। Changing rule of women, men and women. Men took over the work of farming, and men become the primary food provider. Women become the family caregiver. Society transformed into the male dominant patriarchal institution is the most place, ठीक है। इसी के दौरान जो है जो डोमिनेंस जो था, जो dominant जो male was the very dominant because they are the one responsible for food providing, और women's की जो care providing जो at home जो थी responsibility start हो गई थी। और अभी देखिए अभी भी हम उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। मेगालिथ्स जो है वर built as a calendar and altars to an expanding
पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड गुडनेस, ठीक है। ये जो क्या करते थे, अपने जो इनके जो गॉड थे ना, उन्होंने कैलेंडर बनाया था कि किस तरीके से जो उनके टाइम्स के अंदर जो पैंथियन और ऑफ गॉड्स एंड गुडनेस थे जितनी भी, उन्होंने उनके आल्टर्स पे ये जो कैलेंडर्स क्यों बना दिए थे, आपने देखा कि जॉब स्पेशलाइजेशन, प्रीस्ट, मैजिशियंस क्लास एंड एक्सपैंड, ठीक है। इसी के दरम्यान में हमने देखा कि उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जिसके जरिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैलेंडर जो क्या, ये यस, ये देखिए, ये इनका कैलेंडर था, इन्होंने अपना कैलेंडर बनाया हुआ था। एज अ कैलेंडर इट मार्क्ड स्टोन एज, ठीक है। ये स्टोन एज का क्या है, इन्होंने बनाया है कैलेंडर। एज अ कैलेंडर इट मार्क्ड स्प्रिंग एंड फॉल इक्विनॉक्स एंड समर विंटर सोलो सोलोइस्ट। इट लेट पीपल नो व्हेन टू प्लांट सीड। इसका जो मतलब सारा था कि वो कौन कौन से सीजन के, जैसे हमारे पास आता है, हमारे पास भी चार सीजन है जिसका हम पांच भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान हमें पता है कि कौन सी फसल कौन से सीजन में आती है। तो उन्होंने भी अपनी ये जो है अपने टाइम की जो टाइम को टाइम पीरियड को जो है फॉलो करने के लिए, स्पेशली फॉर द उन्होंने अपने प्लांट को जब सीड करते थे अकॉर्डिंग टू द टाइम को देखते हुए, वो क्या करते थे, जो अपने प्लांट जो है वो एग्रीकल्चर वगैरह जो प्रोड्यूस करते थे। Bloody human sacrifice mark it as an altar to the goodies to the gods। हमने देखा कि वो क्या करते थे, उन्होंने जो बनाया था कि वो इंसान की क्या करते थे, इंसान को जो उसको सेक्रीफाइस करते थे। द ग्रेन किंग स्टोरी इज अ फ्रॉम न्योलिथिक इंग्लैंड। सम स्पेशल इंडिविजुअल वुमन embodies male fertility and would be sacrificed for the goods of the community, ठीक है। वो क्या करते थे कि मेल की जो फर्टिलिटी थी, मेल फर्टिलिटी को क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। जिसमें क्या किया जाता था कि हमने देखा कि वो क्या करते थे कि विदाउट ह्यूमन सेक्रीफाइस द क्रॉप कुड नॉट ग्रो। कि जब तक कि कोई इंसान को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता था, वो समझते थे कि वो कोई भी क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं हो सकती। इसलिए ह्यूमन सेक्रीफाइसिंग इज द मोस्ट वांटिंग। टाइम हो गया, 50 मिनट हो गया, आई थिंक सो। नहीं, ऊपर तो ओके। सो इसी टाइम के अंदर आपने देखा वो अपने गॉड्स को खुश करने के लिए क्या करते थे, मेल इनफर्टिल जो था सेक्रीफाइड फॉर द गुड्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि अपनी कम्युनिटी को खुशहाली के लिए कहते हैं। मेल इनफर्टिलिटी सॉरी मेल फर्टिलिटी को जो था वो सेक्रीफाइस कर देते थे, ठीक है। और जो है वो किसी भी क्रॉप्स को अगर वो देखना चाहते थे कि अगर वो प्रॉपर ग्रो करना है तो इट नीड्स अ ह्यूमन सेक्रीफाइस। फिर आपने देखा ब्रॉन्ज एज शुरू हो जाती है। द ब्रॉन्ज एज जो है स्टोन एज के बाद जो है वो ब्रॉन्ज एज शुरू हो जाती है। बेटर देन द स्टोरेज स्टोन एज, व्हाट वाज सो गुड अबाउट ब्रॉन्ज। थर्ड फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल कल्चर अमंग द एंशिएंट पीपल ऑफ द यूरोप। The third phase in the development of material culture among the ancient people of the Europe, Asia, and Middle East following the Paleolithic and
and Neolithic period, Old Stone Age and New Stone Age, respectively. The term was denote first period in which the metal was used. इस टाइम के अंदर इस एराज के अंदर देखते हैं कि जो है ये फेस जो है जिसमें मटेरियल कल्चर जो है वो एंशियंट पीपल जो यानी कि इब्तदाई लोग जो थे स्पेशली यूरोपियन, एशियन और मिडल ईस्ट, इनके अंदर जो देखते हैं कि ये दोनों जो हैं पैलियोलिथिक्स और नियोलिथिक पीरियड या जिसमें जो कि ओल्ड स्टोन एज और नो स्टोन एज जो है इन दोनों के दरमियान हम देखते हैं कि जो नया जो होता है उसको इसके अंदर जो नई बिगनिंग है वो क्या हो जाती है। फर्स्ट पीरियड जो स्टार्ट होता है वो है मेटल का यूज़ किया जाता है। जी, आप देखें कि पहले ये जो जितने भी इस दौर में जो जंग लड़ते थे लोग जो है ये इन हथियारों से ये टूल्स बनाए जाते थे, जो हथियार बनाए जाते थे फॉर अपनी कंट्री को सेव करने के लिए या अपनी जो है सोशल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे, इन टूल्स का यूज़ करते थे। जैसे अगर आपने स्टोरी सुनी होगी, ब्रॉन्ज़ रिप्लेस्ड स्टोन फॉर वेपन्स बट इट आल्सो यूज्ड टू एग्रीकल्चर टूल। ये वेपन्स बहुत ज़्यादा इसके बने हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें चीज़ें तो बहुत ज़्यादा वो एग्रीकल्चर के टूल भी बहुत ज़्यादा बने हैं। विद अदर एडवांस स्किल्स लाइक व्हील एंड इरिगेशन, लाइफ फॉर द पीपल्स ऑफ ब्रॉन्ज एज वाज बेटर देन द स्टोन एज। ठीक है, द स्टोन एज द यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज इंट्रोड्यूस द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड लेबर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर, स्पेशलाइज्ड लेबर को ज़रूरत थी, जिनमें जो माइनर्स थे, जो कहानी वगैरह निकालते, ट्रेडर, artisans and metal workers थे, those who made item for metal and traded with those item become the richest member of the society। तो जो इस तरह के काम करते थे और जो आपने देखा जो स्पेशलाइज्ड लेबर थे उनका वो बहुत ज़्यादा रिच थे, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड और हाईली having the skills to make the utensils or sorry to weapons and agriculture tool। ठीक है, तो ये सोसाइटी के बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। ठीक है स्टूडेंट, हम ब्रॉन्ज एज को जो है और आयरन एज को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और जो है टाइम हो चुका 50 मिनट हो गया, तो प्लीज़ वी हैव लेट हैव अटेंडेंस। थर्ड ईयर की शीट किसके पास है? हाँ, क्या नाम है आपका? मिस बताएंगे? थर्ड ईयर की शीट है? थर्ड ईयर की किसके पास?